नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इस चिंता को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और विषय पर हम बात करेंगे वो है दहेज संबंधित कानून के बारे में, यानी कि दहेज संबंधित कानून क्या है, इसका कैसे दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन अगर कहीं इस बारे में कोई गलत चीज सामने आती है या फिर आपसे दहेज मांगा जाता है तो उस बारे में क्या कानूनी प्रक्रिया आप लोग अपना सकते हैं। तमाम चीजों का आज हम जिक्र करेंगे आपके सामने। साथ ही साथ अगर कोई और कानूनी समस्या भी आपके सामने है तो नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर पर फोन करके आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं। बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर फोन कीजिए और सीधे आप हम तक जुड़कर बेहतर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और सर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता राजेश लाठीगारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। जब हम लोग दहेज पर कानून की बात करते हैं तो दहेज पर कानून है क्या? देखिए, दहेज के ऊपर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का, जिसके तहत बहुत सारी इसमें हालांकि एक्ट बहुत छोटे किस्म का है, इसमें कुल 8 सेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर प्रोविजन हर तरह के डालने की कोशिश की गई है, लेकिन वो इतना मजबूत एक्ट नहीं बना जितना होना चाहिए था। जिसके अंदर डाउरी की परिभाषा ये दी गई है कि डाउरी जो है कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी देना या उसको देने के लिए एग्री करना वर पक्ष या वधु पक्ष दोनों की तरफ से, और या उनको अगर इस तरह का कोई वो करते हैं देना लेने का एग्रीमेंट या कुछ इस तरह की बात करते हैं तो वो एक इसको क्राइम माना गया है सेक्शन 2 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और सेक्शन 3 के अंदर उसमें डाउरी देना या लेना दोनों अपराध है, जिसमें 5 साल तक की सजा है और इसके अंदर जुर्माना है 15,000 तक का। डिमांड करने पे 6 महीने तक की सजा है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। तो इस तरह के प्रोविजंस है इसके अंदर जिससे रोकथाम लग सके, और इसके अंदर टाइम टू टाइम 1-2 बार अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। ठीक है सर, इस वक्त जम्मू से रतन चंद हमारे दर्शकों तक जुड़ चुके हैं। रतन जी, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं रोज रोज जनाब से गुजारिश करता हूँ। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ जनाब मेरी प्रॉब्लम जो है हाई अथॉरिटी ऊपर तक पहुँचाई जाए। सर आपकी आवाज हम तक बहुत साफ नहीं पहुंच पाई रतन जी। आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया, लेकिन इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी और बेहतर सहायता आप तक हमारे तरफ से जरूर पहुंचा जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। राजेश जी, आपने कहा कि दहेज लेने वाला और दहेज देने वाला दोनों इसमें अपराधी होते हैं, लेकिन अगर कोई जो वधु पक्ष होता है, जो लड़की के जो घर वाले होते हैं, अगर वो एज ए गिफ्ट कुछ देते हैं तो क्या उसको भी दहेज के अंतर्गत माना जाएगा? नहीं, इसके अंदर जो इसमें अमेंडमेंट आई थी 1985 के अंदर, उस अमेंडमेंट के अंदर उसमें जो है रूल्स बनाए गए थे 1985 के अंदर, जिसके तहत उसमें ये एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है इनको, जो भी गिफ्ट दिए जा रहे हैं हस्बैंड को दिए जा रहे हैं या वाइफ को दिए जा रहे हैं, उसकी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और उस लिस्ट के अंदर दोनों पार्टी साइन करती है जो ये एक्ट कहता है उसके अकॉर्डिंगली। और ये अकॉर्डिंग जितने भी अगर जो प्रेजेंट होते हैं, जो गिफ्ट होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं, वो डाउरी की डेफिनेशन के अंदर नहीं है, और जो कस्टमरी चीजें हैं ली जाती है वो भी डाउरी की डेफिनेशन में नहीं है। और सर फिर दहेज में और उपहार में डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा? तो दहेज में इस तरह किया जाता है जहां पर डिमांड होती है और जो एक फाइनेंशियल स्टेटस होता है पार्टी के, उस फाइनेंशियल स्टेटस से बाहर जाके बात की जाती है, और उसके बाद जो डिमांड और उसको कंपेल किया जाता है, उसको फोर्स किया जाता है ये देने के लिए या लेने के लिए, वो एज अ कंडीशन लगा दी जाती है कि आपको ये देंगे तो ये होगा। तो वो कंडीशन लगाने के बाद जो जबरदस्ती लिया जाता है वो एक डाउरी की डेफिनेशन के अंदर आता है, और वो ही प्रोहिबिट है। बाकी जो स्वेच्छा से दिया गया कोई प्रेजेंट है या गिफ्ट है वो, और जिसकी लिस्ट बनाई गई है प्रॉपर्ली, वो डाउरी की डेफिनेशन में नहीं आता है। ठीक है, इस वक्त कश्मीर से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। सर अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? आपका नंबर तो जरूर पहुंच गया है। सर ये भी हम लोग समाज के अंदर हम लोगों ने देखा है कि एज ए गिफ्ट चीजें दी जाती हैं, लेकिन बाद में फिर उनको दहेज बताकर
प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, तो दहेज का झूठा आरोप भी लगाया जाता है, यानी कि जो डॉरी लॉ है, इसका लॉ है जो इसका मिसयूज किया जाता है। तो ऐसे में फिर जो बचाव पक्ष है उसके पास क्या रास्ता रहता है? इसके अंदर एक जैसे आईपीसी का सेक्शन था 498 ए, जो 1983 में अमेंडमेंट हुआ था आईपीसी में, उसके बाद ये आया था, उसमें 198 ए भी सीआरपीसी में अमेंड किया गया था। और इसके अकॉर्डिंगली ये दो चीजें थी जिसके तहत ऑटोमेटिक अरेस्ट कर दिया गया था। जब कंप्लेंट करने पे एग्रीड पर्सन जो वुमेन होती है जिसके साथ क्रूरल्टी हो रही है, जो मैरिड वुमेन है, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा, तो वो उसमें एक कंप्लेंट डाल देते थे। उसमें बहुत सारे झूठे फैक्ट्स होते थे, उसमें उसका बहुत ही मिसयूज हुआ, बहुत दुरुपयोग हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों को काफ़ी अननेसेसरी हरासमेंट हुई। इन सब सिचुएशन को देखते हुए उसको आगे इसको सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया 2014 में, जुलाई 2014 में, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस जजमेंट के तहत कुछ गाइडलाइंस तय की गई कि उस गाइडलाइंस के तहत नंबर 1 तो पहले इसके अंदर ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा जो 498 ए में था, जिससे कि बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा था। तो ऑटोमेटिक अगर किसी की अरेस्ट की जरूरत भी है तो एक चेकलिस्ट 41(1)(b) में इनको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर पुलिस ऑफिसर को, और उसमें बताना पड़ेगा कि मटेरियल क्या अवेलेबल है उनके पास, क्या ऑफेंस है, किस तरह की चीज़ें हैं। वो जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एमएम को देंगे तो एमएम डिसाइड करेगा कि इसके अंदर अरेस्ट बनती है कि नहीं बनती। तो परमिशन, प्रायर परमिशन जरूरी हो गई है इसके अंदर। और अगर ये सारी मैंडेटरी 3-4 रिक्वायरमेंट्स अगर, और नोटिस ऑफ अपीयरेंस 41 का देना पड़ता है अरेस्ट करने से पहले, तो इस तरह की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करता कोई पुलिस ऑफिसर तो उसके खिलाफ भी एक्शन है, डिपार्टमेंटल एक्शन है। उस बारे में सर हम लोग बात करेंगे। इस वक्त दिल्ली से राखी हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। राखी, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? राखी, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? राखी, टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर दीजिए ताकि बेहतर तरीके से आपकी बात हम तक पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। और अपने तमाम दर्शकों से दरख्वास्त हमारी है कि जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी के वॉल्यूम पहले बंद कर लें ताकि बेहतर तरीके से आप हमारी बात सुन समझ पाएं और बेहतर तरीके से आपके सवाल को हम लोग सुन पाएं। सर, बचाव के लिए क्या सावधानी हो सकती है ताकि ऐसे झूठे केसेस जो हम लोग देख रहे हैं वो झूठे केसेस ना हो? देखिए, बचाव के लिए इसमें सबसे पहला एलिगेशन होता है कि दहेज की मांग की गई है, और दहेज की मांग करने पे 498 ए का सेक्शन अटैच करता है जो कॉमनली लगाया जाता है हर एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर वाइफ के द्वारा हस्बैंड के और हस्बैंड के फैमिली के अगेंस्ट में। तो उसके अंदर जो मैंडेट, अब ये कई लोगों को नहीं मालूम कि शादी के टाइम पे उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो उस वक्त ये लोग उस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिसके अंदर एक डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर तक अपॉइंट करने की 88B ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है जिसमें डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर अपॉइंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग। उसमें जो रिक्वायरमेंट रूल्स के अंदर दी गई है 1985 के अंदर, आपको एक अपनी डाउरी की लिस्ट बनानी चाहिए। जो भी आप आर्टिकल प्रेजेंट्स दे रहे हैं, जो गिफ्ट दे रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, लड़के को दे रहे हैं या लड़के वाले लड़की को दे रहे हैं, उसकी लिस्ट बननी चाहिए। वो लिस्ट में सारा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, किस वैल्यू की क्या आइटम आप दे रहे हैं उसके अंदर, और वो किस आदमी ने दी है, चाहे रिलेटिव ने दी है, उसका नाम होना चाहिए, और उस लिस्ट के अंदर दोनों पार्टीज को साइन करने चाहिए। उनके रिश्तेदार जो मौजूद है उनको भी साइन करने चाहिए, और वो लिस्ट उनको संभाल के रखनी चाहिए। इससे एक एम्बिग्यूटी मिट जाती है कि हमारे पास हमारे साथ शादी के टाइम पे ये डिमांड हुई थी डाउरी की, ये डाउरी की डिमांड हुई थी, क्योंकि वो लिस्ट अपने आप में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जो कि आप इसमें कोई वैसा भी नहीं होता कि कोई पार्टी बुरा माने कि भाई ये क्यों बन रही है, क्योंकि ये आप रूल्स के हिसाब से बना रहे हैं, ये गाइडलाइंस है, रूल्स हैं 85 के जो डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 है उसके तहत है, उसके तहत आपको बनानी चाहिए। दोनों पार्टियों को ईमानदारी से अगर कहीं पे ये लिस्ट नहीं बनाई जाती है और उसके बावजूद फिर ऐसा झूठा मुकदमा सामने आ जाता है तो फिर कैसे बचा जाए इस चीज से? उसके वहां पर मौजूद उनकी गवाही क्या काम करेगी इसमें? उसके अंदर अब जो ये जो भी मैंने पहले डिस्कस किया कि जो अरनेश कुमार का जजमेंट आया था उसमें जो गाइडलाइंस तय की गई है, तो अब सारी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस मशीनरी को पूरे डायरेक्शंस दे रखे हैं कि आप किसी को रिलेटिव को अरेस्ट नहीं कर सकते, हस्बैंड को अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट गिविंग नोटिस 41B के अंदर, आप उसको नोटिस देना मैंडेटरी हो गया है। और उसके बाद अगर अरेस्ट की जरूरत पड़ती है तो आपको पूरा मटेरियल कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा कि इस वजह से अरेस्ट की जा रही है, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एमएम होंगे जो इसको देख रहा है मैटर को, उसको रीजन देना पड़ेगा उसके अंदर कि क्यों इसकी अरेस्ट के लिए
ऑर्डर किया गया है आगे के लिए। तो ये सारी मैंडेटरी क्लॉजेस है, इससे बात काफी के बचाव लोगों ने होता है। बचाव की, लेकिन अगर वाकई में किसी से दहेज मांगा जाता है, दहेज के प्रताड़ित किया जाता है, तो तब वो पक्ष कैसे शिकायत करे, कहाँ शिकायत करे, प्रोसीजर क्या रहता है? उसके में डाउरी प्रोविजन एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है। अगर शादी के टाइम पे या शादी के इमीडिएटली बात किया जाता है तो सेक्शन 3 के अंदर है, और सेक्शन 4 के अंदर है अगर डिमांड ऑफ डाउरी है तो आप इन डाउरी प्रोविजन एक्ट में भी आप पहले जाके अगर शादी के टाइम पे या उससे पहले आपसे कोई डिमांड की जाती है तो एक कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं। इसके तहत केस रजिस्टर्ड होता है और काफ़ी व्यापक प्रोविजन है कि जिसके अंदर सजा के भी प्रोविजन है। इसके अंदर 6 महीने तक अगर डिमांड करते हैं तो अगर लिया या दिया गया है तो सजा के प्रोविजन से हम लोग बात करेंगे। इस वक्त गोरखपुर से अखिलेश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। अखिलेश, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी अखिलेश, अपने टीवी के वॉल्यूम पहले अखिलेश आप बंद कर लीजिए ताकि आपकी बात को हम लोग ढंग से सुन पाए। जी 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 मेरी बहू है। जी 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 मेरी बहू है, वो इस समय अमेरिका में सेटल्ड है, लेकिन काफी समय से वो काफी डिस्टर्ब कर रही है घर को, और बीच में तो वो हट गई थी घर से, उसने घर छोड़ दिया था जी, और घर छोड़ने के बाद से उसने तरह तरह के ब्लेम भी किए थे। ऐसे ऐसे ब्लेम किए थे जो डाउरी वारी का भी उसने केस लगाने की कोशिश की थी, बल्कि लगा भी दिया था, लेकिन फिर सोशल प्रेशर के कारण वो उसको कर नहीं पाई जी। और अभी तो हम लोगों ने उसको फिर से सेटल कर दिया, भेज दिया है, लेकिन हमें लगता नहीं कि ये बहुत दिनों तक चल पाएगा। तो वो क्या है कि इस तरह की धमकियां देती है कि हम एक तो डाइवोर्स नहीं करने को तैयार है, और दूसरा चीज ये है कि जो डाउरी में दी हुई चीजें हैं उस पर भी वो क्लेम करती है। तो क्या वो जायज है कि हम उसको वो चीजें उसको दे सकते हैं? पहली चीज है। दूसरी चीज कि अगर वो डाइवोर्स अपने तरफ से नहीं देती है तो वो हम उसको कैसे ले सकते हैं? हम उसको लेना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक आपकी ये डाइवोर्स की बात है, डाइवोर्स के लिए ग्राउंड्स चाहिए होते हैं, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स चाहिए होता है। हिंदू मैरिज एक्ट के जो सेक्शन 13 है उसमें जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका कोई ग्राउंड बनता है, क्रुएल्टी है, डेजर्शन है, इस तरह का कोई ग्राउंड है तो आप उसमें ले सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात रही वो डाउरी के एलिगेशन लगाने की आपको थ्रेट करती हैं, तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि जो आपके पास अगर एक्चुअल में कोई आर्टिकल्स आपके पास पड़े हैं तो उस लिस्ट को आप एडमिट करिए कि हाँ ये आर्टिकल्स हमारे पास पड़े हुए हैं आपके, ये हम आपको देने को तैयार है स्वेच्छा से। और बाकी इसके अलावा कोई आर्टिकल्स वो डिमांड करती है तो उनको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि ये आर्टिकल्स वाकई आपके पास उनको मिले थे और ये आपको दिए गए थे, जो उन्होंने कहाँ से परचेज करें, इस तरह का वो एविडेंस की बात है, वो इतनी जल्दी वो प्रूव नहीं कर सकती। तो इसलिए आपको भी, और उसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपका उनसे रिलेशन अच्छे नहीं है और आप चाहते हैं कि आप इन डिस्प्यूट में ना पड़ें, बीइंग फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, आप लोगों की फैमिली अलग है, तो आप उनको डिसोन करने का नोटिस दे सकते हैं, पब्लिक नोटिस डिसोन कर सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरह के आप प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठा सकते हैं कि कल को कोई बात होती है आपके ऊपर तो आप दे सकते हैं। तो बाकी आप ठीक है अखिलेश, आप ये आप तरीका अपना सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर कोई और दिक्कत आपके सामने आती है इसी चीज को लेकर तो वापस आप हम तक जुड़कर बेहतर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस वक्त सोनभद्र से विकास हमारे दर्शक। विकास, अपनी बात आप रखें। जी सर, मैं सोनभद्र बोल रहा हूँ सर। जी विकास। जी सर, ये जैसे दुर्घटना में सर जो मान लीजिए गाड़ी अगर ड्राइवर चला रहा है सर, जी, तो अगर सर एक्सीडेंट होता है तो सर उसमें जो उसके परिजन का जो क्षतिपूर्ति बनता है सर किस तरह का बनता है, थोड़ा उसकी जानकारी चाहते हैं सर। आपकी आवाज साफ पहुंच नहीं पाई विकास, अपनी सवाल आप दोहराएं एक बार आप। जी सर, अपना सवाल एक बार दोहराइए, आपकी बात सही से सुनाई नहीं पड़ी। जैसे सर एक्सीडेंट में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट होता है सर गाड़ी से, ड्राइवर चलाते हुए, जी, तो अगर उस गाड़ी का अगर सर दो जगह से बीमा है तो सर क्या दोनों जगह से बनेगा कि सर एक जगह से क्षतिपूर्ति सर? राजेश जी। हेलो जी, देखिए, अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर, जो आपने बताया कि कोई ड्राइवर है, वो ड्राइवर चला रहा है और इंश्योरेंस है, उसके अंदर ऐसा होता है कि दो तरह से लायबिलिटीज क्रिमिनल फिक्स की जाती है। एक तो आपका एमएससीटी क्लेम बनता है, जो इंजर्ड पार्टी है वो डालेगी एमएससीटी क्लेम के अंदर, वहाँ पर वो सेपरेट क्लेम लेगी इंश्योरेंस कंपनी से। उसमें ड्राइवर भी पार्टी बनता है और ओनर भी पार्टी बनता है और इंश्योरेंस कंपनी भी पार्टी बनती है। और जहाँ तक सवाल है क्रिमिनल लायबिलिटी का 279 जो आपने ऑफेंस किया, 337, 38 जो भी आपका बना होगा ऑफेंस, जो एक्सीडेंट आपका ऑफेंस है, उसके अंदर जो ड्राइवर होता है सिर्फ वही लायबल होता है, उससे रिकवरी हो सकती है, कंपनसेशन की कोर्ट देती है, या फिर कोई आप सेटलमेंट करते हो तो वो क्लेम अगर वो देता है तो वो ड्राइवर को देना पड़ता है। तो जो इंजर्ड होता है उसको दो तरह से क्लेम मिल सकता है इस तरह के सर्कमस्टांसेस में। जी ठीक है।
सर अगर हम लोग ये भी देखते हैं कि कई दफ़ा दहेज के लिए प्रताड़ना इतनी कर दी जाती है कि इसमें मौत तक हो जाती है जो भी लड़की होती है, तो ऐसे में कानून क्या कहता है? इसके अंदर देखिए 304 बी है सेक्शन 304 बी स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाया हुआ है कि डाउरी डेथ में एक प्रिजम्पशन होती है जो होती है 113 बी के अंदर, जिसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए जो डेथ हुई है वो 7 साल के अंदर अंदर हुई है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसके साथ, और उसमें एलिगेशंस होते हैं कि क्रुएल्टी भी हुई है, तो ये मान लिया जाता है कि इसमें इनके घर वाले या जिसका भी इन्होंने कंप्लेंट में नाम लिया हुआ है इनके रिश्तेदारों ने, तो उनका कोई रोल होगा, तो उनके बाद 304 बी का मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ये प्रिजम्पशन बहुत स्ट्रांग होती है। इसमें काफ़ी केसेस में सजा हुई है और इसके अंदर सजा 7 साल से मिनिमम 7 साल की सजा है, लाइफ तक इम्प्रिजनमेंट है इसके अंदर। और उसके अंदर अगर मान लीजिए अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड है तो उसमें 306 के अंदर होता है, और जिसमें 113 ए रोल प्ले करता है प्रिजम्पशन एविडेंस एक्ट का जो है। और जो इसके अंदर है, इसके अंदर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट वगैरह के प्रोविजंस हैं और सब तरह के इस तरह के हैं। तो अगर डाउरी डेथ वगैरह होती है या अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड होता है, 306 के आईपीसी में प्रोविजन में मुकदमा होता है, तो इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस हैं जिसके तहत सजा हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें सर कंप्लेंट कर कौन सकता है? कंप्लेनेंट कौन होता है? जी, इसमें देखिए अगर इनके पेरेंट्स हो सकते हैं कंप्लेनेंट, जो इंजर्ड है या जिसकी डेथ हुई है, डाउरी डेथ हुई है या कुछ है, उनके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, क्लोज रिलेटिव जो भी है उनके पेरेंट्स के घर का, वो उसमें कंप्लेनेंट हो सकता है। और अगर कोई डाउरी डिमांड की बात है तो एग्रीड पर्सन है, जैसे वाइफ के साथ मांगा है, वो कंप्लेनेंट हो सकती है डाउरी डिमांड के अंदर। उनके रिलेटिव हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। और इसमें सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तक डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तक इसमें कंप्लेनेंट हो सकती है। तो इस तरह के प्रोविजन है। ठीक है सर, जो 498 ए है आईपीसी की, इसमें ओवर द पीरियड किस तरीके के बदलाव आए हैं? क्या कुछ अमेंडमेंट्स भी इसमें रहे हैं? जी, इसमें जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था 83 के अंदर, उस वक्त ये बहुत स्ट्रांग था। उसमें सिर्फ इसका दुरुपयोग बहुत हुआ है। इसके अंदर बहुत 5-5 इनके घर के सारे रिश्तेदार सब जेलों में रहते थे, कोई बेल था नहीं, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है ये। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। एक बार अगर रजिस्टर्ड हो गया तो उसके कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो वो फिर अभी जो बदलावों के बाद अभी थोड़े से प्रोविजन लीनियंट हुए हैं इसके अंदर। पहले इसमें 5-5, 6-6 महीने, 1-1 साल तक बेल नहीं होती थी। और इसके अंदर बहुत ही उस व्यापक बदलाव धीरे धीरे टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट्स आई हैं जब इसका मिसयूज होना चालू हुआ। तो फिर जब इसके बाद ये जो जजमेंट में डायरेक्शंस पास हुए हैं, उसके बाद इसमें काफ़ी लीनियंसी आ गई है। इसके अंदर अब ज़्यादा तंग नहीं करते रिश्तेदारों को। जहाँ पर एलिगेशंस होते हैं उन एलिगेशन को बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और इसमें अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कुछ पाया जाता है कि कुछ वाकई इसके अंदर इस तरह का मटेरियल है जिसमें अरेस्ट होना बनता है, तो सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। वो भी सारा देख के उसमें रीजनिंग देने के बाद ही ऑर्डर पास करते हैं कि इनकी अरेस्ट कीजिए। तो काफ़ी चेंजेस आए हैं इसमें। ठीक है, इस ऐसे केस जो सर दर्ज कराए जाते हैं उनमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन से हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं जी, तो फिर क्या री इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान रहता है इसमें? जी, इसमें री इन्वेस्टिगेशन की आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं अगर आप इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं है तो। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि जो एलिगेशंस वगैरह लगाए गए हैं या इस तरह के एलिगेशन बहुत झूठे हैं ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसी, तो आप उसकी क्वेश्चनिंग में भी जा सकते हैं हाईकोर्ट में। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी इस पूरे लॉ के बारे में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लीगल हेल्प में फिलहाल सिर्फ इतना ही, लेकिन ये सत्य देखना ना भूलें, मेरा भी नाम होगा, इस बार सुरदूत देंगे नारी शक्ति को अपने सुरों से सम्मान।